हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर एस ओनली। तो हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इकोनॉमी की पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, हम लोग वैसे ही कॉन्सेप्ट पूरा फॉलो करेंगे। इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी के सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। ठीक है, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट रहे हैं आपके सिलेबस से लिंक्ड, उन सब कॉन्सेप्ट के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम के अंदर, ऑल ऑफ दोज क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर इकोनॉमिक्स। जैसे आपका ग्रोथ हो गया, नेशनल इनकम हो गई। ठीक है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है जो मैक्रो व्यू के अंदर आपके काम आते हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। ठीक है, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है आपका। ये देख लो, इट इज द क्वेश्चन ऑफ 2024। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द एनुअल ग्रोथ रेट, what is it asking, in which of the following year the annual growth rate of gross national income and net national income both current prices and constant prices were negative in India? क्या पूछ रहा है ये? there are 4 terms over here, 4 to 5 terms. First is your annual growth rate. annual growth rate का मतलब ग्रोथ रेट इन वन पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, जो भी उसकी ग्रोथ की गति रही है एक साल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज योर एनुअल ग्रोथ रेट। देन कम्स योर ग्रॉस नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल इनकम। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होती है आपकी? जीएनआई। जीएनआई इज नथिंग बट द कंप्लीट एक नेशन के जो भी रेजिडेंट्स हैं या जो भी बिजनेसेस हैं, ठीक है, ऑल द रेजिडेंट्स एंड बिजनेसेस ऑफ इंडिया, उनकी जो एक साल की इनकम है दैट इज योर ग्रॉस नेशनल इनकम। चाहे से वो इंडिया में हो चाहे से वो यूएस के अंदर हो, बट दे आर द रेजिडेंट्स एंड बिजनेसेस ऑफ इंडिया। सो दैट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ऑल ऑफ दैट इनकम, इट कंसिस्ट ऑफ योर ग्रॉस नेशनल इनकम। मतलब आज अगर एक कंपनी है, कोई फॉर एग्जाम्पल जियो की कंपनी है, ठीक है, जियो के वर्ल्ड ओवर ब्रांचेस हैं, तो जितनी भी जियो की वर्ल्ड ओवर ब्रांचेस है, चाहे से वो यूएस में हो चाहे से वो आपके इंग्लैंड में हो, कहीं पर भी हो, जो भी रेवेन्यू वो जनरेट कर रही है दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ग्रॉस नेशनल इनकम हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। अब ग्रॉस नेशनल इनकम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है आपका? योर जीडीपी, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है अभी हम समझेंगे। उसके अलावा जो भी आपके टैक्सेस लग रहे हैं ऑन प्रोडक्शन माइनस सब्सिडीज ऑन द प्रोडक्शन। ठीक है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस टैक्सेस माइनस योर सब्सिडीज। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है? हमने जो कमाई, हमारे को जो बाहर से whatever income we generated and whatever the income was generated by other countries residents in India। दूसरी कंट्रीज के रेजिडेंट्स भी इंडिया में होंगे, दूसरी कंट्रीज के बिजनेस भी इंडिया में होंगे, तो वो जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसको हम हमारे इनकम से क्या करते हैं, हम उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, या जो हमारे यहाँ से इनकम जा रही है बाहर के देशों में, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो उससे क्या निकल के आएगी, हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल कर आएगी। ठीक है, कि अब्रॉड से हमारे पास कितनी इनकम आई और हमारे यहाँ से अब्रॉड में कितनी इनकम गई, उसका जो डिफरेंस है दैट इज योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके अलावा हम उसमें टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, जो भी हमारे यहाँ पर जीडीपी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उसके ऊपर जो भी टैक्स लग रहा है वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे। और इस टैक्स में से हम क्या माइनस करेंगे, वी विल बी सबट्रैक्टिंग द सब्सिडीज व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन। सो जब we need to calculate our gross national income, so this is the formula which we are gonna use। अब हम बात करते हैं net national income की, किसकी? we are talking now about net national income। now net national income is nothing but your gross national income minus depreciation। अब आप बोलोगे मैडम ये डेप्रिसिएशन शब्द कहां से ले आई आप, ये क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट लोअरिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है, जो आपके फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू जब गिरती है विद टाइम, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स क्या हो गए, जैसे आपकी मशीनरी हो गई,
जो बड़ी बड़ी मशीन्स लगती हैं फैक्ट्रीज के अंदर। और जैसे बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग आपका क्या है, एक फिक्स्ड कैपिटल एसेट है, वहां पर आपने इन्वेस्ट किया, अपना कैपिटल लगाया है, वो आपका क्या है, एक एसेट है, बट इट इज अ फिक्स्ड एसेट फॉर यू, राइट। अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे उस मशीन के अंदर भी कुछ दिक्कतें आएंगी, उसमें कुछ वियर एंड टियर होगा, तो उसकी जो वैल्यू है वो जो 2024 में थी और वो जो 2027 में होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा से कम होगी। कोई कार अगर आपने 2024 में खरीदी है 15 लाख की, तो जब आप उसको 2027 में बेचने जाओगे तो वो 15 लाख की बिकेगी क्या, नहीं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और इस वैल्यू कम होने को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो जब हम ग्रॉस नेशनल इनकम में से इस डेप्रीसिएशन को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलती है, देन वी गेट आवर नेट नेशनल इनकम, ठीक है। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ऑन बोथ करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस। तो जब हम करंट प्राइसेस बोलते हैं तो हम उस पर्टिकुलर ईयर जिसकी हम ग्रॉस नेशनल इनकम या नेट नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट निकालने की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ईयर की हम प्राइस को कंसिडर करते हैं। वेयर एज जब हम कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं तो हमने एक बेस ईयर फिक्स किया हुआ है जिसके बारे में हम लोग, जिसको हम एज अ बेस ईयर लेकर और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, उस ईयर की प्राइसेस को हम बेस लेकर उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। इस केस के अंदर क्या है, आपका 2011 और 12 को हमने क्या माना हुआ है, वी हैव कंसिडर्ड इट एज आवर बेस ईयर, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन से ईयर के अंदर, इनमें से कौन से ईयर की जो एनुअल ग्रोथ रेट है आपकी ग्रॉस नेशनल इनकम और आपकी नेट नेशनल इनकम की, वो क्या रही है, बोथ ऑन करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस नेगेटिव रही है। तो कौन सा ईयर था जब हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गए थे, when was the year when there was crisis all over the world? It was during 2020 and 2021. क्यों हुआ था ये, why were the crisis? Because of COVID-19 pandemic, right? कोरोना काल था ना ये। तो इस कोरोना काल के अंदर जो हमारी जीएनआई और एनएनआई थी वो क्या हो गई थी, नेगेटिव चली गई थी। क्यों, क्योंकि क्वारंटाइन थे सब लोग, लॉकडाउन लगा हुआ था, कंप्लीट लॉकडाउन, शटडाउन था, तो कोई भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। और प्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा है तो फिर जीएनआई कैसे बनेगी, और अगर जीएनआई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फैक्टर इनकम ना अब्रॉड से आ रही है ना हमारे यहाँ से कुछ जा रहा है, ठीक है। टैक्सेस और सब्सिडीज तो फिर बात ही नहीं है क्योंकि वो तो प्रोडक्शन के ऊपर ही लगता है, ठीक है। तो जब यही चीज नहीं हो रही है तो हाउ कैन यू मेक अ ग्रॉस नेशनल इनकम, तो बनी नहीं सकती है फिर। और अगर ग्रॉस नेशनल इनकम ही नहीं बन रही है तो हाउ विल यू जस्टिफाई द नेट नेशनल इनकम, राइट। तो इस वजह से, क्योंकि ग्लोबल शटडाउन हो गया था, उस वजह से क्या हुआ था, सारे काम ठप पड़ गए थे, सब कुछ बंद हो गया था, राइट। एंड इसकी वजह से हमारी जो ग्रॉस नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम क्या चली गई थी, इनकम रेट नेगेटिव में चली गई थी, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, ओके। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग योर वर्क टू population ratio, worker to population ratio is defined as, 2024 का ही है ये क्वेश्चन भी। worker to population ratio is defined as what? Percentage of employed person in total population, yes we can consider it. Percentage of working age population in total population, क्या बोल रहा है ये, percentage of what? Working age population in total population। इसका मतलब क्या है, ये तो एक तरीके का डेमोग्राफिक रेशियो हो गया, यस और नो। वर्किंग एज क्या होती है, आपके डेमोग्राफिक्स होते हैं। हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया का वो बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर यूथ ज्यादा है, ठीक है। तो वर्किंग एज जब पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो इट इज व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ डेमोग्राफिक रेशियो, ठीक है। तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज व्हाट, WPR, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन लेबर फोर्स, क्या बोल रहा है ये, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स के अंदर जो एम्प्लॉयड लोग हैं उसको तो हम क्या, उसके परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एम्प्लॉयमेंट रेट, राइट। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है, यही तो होती है,
कि भाई हमारी जो लेबर फोर्स है, हमारी जो लेबर फोर्स है मतलब जो लोग हमारे यहाँ पर काम करने के लायक हैं, दोज हु हैव दैट क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज ऑफ वर्किंग, ठीक है, हमारी जो लेबर फोर्स है उसमें से एम्प्लॉयड लोग कितने हैं, out of those people how many people are actually employed, so that is what your employment rate is, right? So this option is also not viable for your worker to population ratio. आगे चलते हैं हम, percentage of employed persons in working age population. Again this is not something which is your WPR. क्यों? क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, एम्प्लॉयड पर्सन इन वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो ये एक तरीके से क्या हो गया आपका, ये एक तरीके से हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट टू वर्किंग एज पॉपुलेशन का रेशियो। जैसे इस यहाँ पर हमने डेमोग्राफिक रेशियो निकाला, वैसे ही ये क्या हो गया, वर्किंग एज पॉपुलेशन का रेशियो हो गया, राइट? सो दिस इज ऑल्सो नॉट व्हाट योर वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो इज। वर्कर टू पॉपुलेशन मतलब वर्कर टू पॉपुलेशन मतलब जितनी हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन है और उसके हिसाब से हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका क्या एक परसेंटेज। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन टोटल पॉपुलेशन। द करेक्ट आंसर विल बी परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन योर टोटल पॉपुलेशन। ठीक, समझ में आया सबको बात? फॉर एग्जाम्पल टोटल पॉपुलेशन आपकी 1000 है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन आपकी 1000 है, 1000 है, एंड योर वर्कर्स हु आर वर्किंग, ठीक है, द वर्कर्स हु आर वर्किंग आर फॉर सपोज 600, सो योर WPR, योर वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो विल बी व्हाट, वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो कितना होगा आपका बताओ, एम्प्लॉयड पर्सन्स इन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है, कितना हो गया 60%। so this is your worker to population ratio in this particular situation, ठीक है, समझ में आया सबको इतनी सी बात कि भाई वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है। और जो 3 ऑप्शंस थे वो भी समझ में आए कि वो एग्जैक्टली क्या है। पहला एम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहा है, ये सेकेंड वाला, ये वाला आपके डेमोग्राफिक की बात कर रहा है, ये वाले वर्किंग एज डेमोग्राफिक की बात कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ कंडीशन ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिलेटिव हाई अनएम्प्लॉयमेंट combined with a persistent rise in general price level is termed as, मतलब क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बिल्कुल स्लो है, ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, ओके, क्या बोल रहा है, प्राइस जनरल persistent rise in general price level is termed as, persistent rise in general price level is called your, क्या बोलते हैं हम इसको, इन्फ्लेशन, ठीक है। 3 चीजें हो रही हैं एक साथ में, सबसे पहले आपकी इन्फ्लेशन हो रही है, इन्फ्लेशन के साथ में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, उसके साथ में एक और चीज हो रही है, वो क्या है, देयर इज अ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। जब हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे जा रही है, वो बहुत स्लोली ग्रो कर रही है, ग्रोथ बहुत स्लो है, ना के बराबर ग्रोथ है, ठीक है, इनफैक्ट वो क्या जा रही है, लो जा रही है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है और इन्फ्लेशन भी क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो लोगों के लिए जीना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसे भी कम है, ठीक है, और पैसे क्यों कम है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, और उसके अलावा चीजों के राइज, चीजों की जो प्राइसेस है वो क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, तो उनकी पहुंच से वो चीज और ज्यादा बाहर जाती जा रही है। So this creates a situation of crisis and this particular situation is called as your stagflation, ठीक है। I hope you have understood कि stagflation क्या होता है। उसके अलावा हम लोग एक बार और जो टर्म्स हैं वो भी देख लेते हैं।
रिसेशन कब होता है आपका, जब आपकी जीडीपी जो है वो नेगेटिव में चले जाने लग जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम बंद हो जाती है और जीडीपी क्या नीचे बिल्कुल नेगेटिव में जाने लग जाती है, दैट टाइम इज कॉल्ड योर रिसेशन। एक तो बूम का टाइम आता है और फिर एक रिसेशन का टाइम आता है जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाती है और इकोनॉमी आपकी जो जीडीपी है वो सडनली नीचे जाने लग जाती है, ठीक है। दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड एज योर रिसेशन। उसके अलावा सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इट इज योर कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि भाई इन्फ्लेशन फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो हमारे वॉलेटाइल कंपोनेंट्स है जैसे कि फूड और एनर्जी, इनको हम हटा देते हैं, बट उसके अलावा जो एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमने डिसाइड किया है उसकी जो भी उसकी प्राइसेस के अंदर जो भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इट इज ये एक प्राइस लेवल का डिफरेंस नापती है, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ या अनएम्प्लॉयमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक पर्टिकुलर गुड्स ऑफ बास्केट है, ठीक है, बास्केट ऑफ गुड्स है, गुड्स के अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों हो सकते हैं, उसकी प्राइसेस के अंदर जो डिफरेंस आ रहे हैं दैट इज मेजर्ड बाय योर कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। उसके अलावा डिसइन्फ्लेशन देखो क्या होता है। अब डिसइन्फ्लेशन के अंदर आपके क्या होता है, जब आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कॉन्सेप्ट को समझना, इन्फ्लेशन रेट कम हो जाती है, इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि प्राइसेस अभी भी बढ़ रही हैं, ठीक है, द प्राइसेस आर स्टिल राइजिंग बट एट अ स्लोअर रेट। जितनी रेट से वो पहले बढ़ रही थी उस रेट से वो अब नहीं बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल 2008 के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 2008 के अंदर जो हमारी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस थी 10 रुपीज, ठीक है, 2009 के अंदर उसकी प्रोडक्ट की प्राइस हो गई 50 रुपीज, फिर 2010 के अंदर उस प्रोडक्ट की प्राइस हो गई कितनी, आपकी 60 हुई। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन हाई हो रहा था बहुत ज्यादा, राइट, मतलब 5 टाइम्स बढ़ गया था ये, और यहाँ पर ये जो रेट थी कितनी थी, 5 टाइम्स थी, राइट। एंड यहाँ पर अगेन क्या हुआ, अगेन आपकी जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। सो व्हेन देयर इज अ स्लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अभी भी हो रहा है, प्राइसेस अभी भी बढ़ रही हैं, लेकिन एक स्लो पेस के ऊपर बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, स्लोअर रेट के ऊपर बढ़ रही है। सो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड ऑफ डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। आई होप आपको ये चारों टर्म समझ में आए होंगे। एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि आपके 2013 का क्वेश्चन है, इसके अंदर इन्होंने किसके बारे में पूछा है, दे हैव आस्क्ड अबाउट स्टैगफ्लेशन, दैट व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन के सारे इन्होंने क्या दिए हैं आपको, सारे इन्होंने स्टैगफ्लेशन की सिचुएशंस आपको यहाँ पर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन विच ईयर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पर कैपिटा इनकम at constant prices was the highest during the period of 1951 to 52 to 2015 to 2016। अब क्या बोल रहा है ये, 1951 से 52 और 2015 से 16 के बीच में, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस वाज हाईएस्ट। मतलब जो हमारी पर कैपिटा इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, वही देखो, पर कैपिटा इनकम का जो वो है फॉर्मूला, वो क्या होगा, मतलब एवरेज इनकम एक इंसान के द्वारा जो अर्न की गई है, ठीक है। कैलकुलेशन इसको हम कैसे करेंगे, आपकी जितनी भी टोटल इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम को हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। जो हमारी नेशनल इनकम है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारी पॉपुलेशन है, उससे हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, हमारी पर कैपिटा इनकम निकल कर आ जाएगी। मतलब एक पूरी इकोनॉमी के अंदर, एक पूरे रीजन के अंदर एक इंसान ने ऑन एन एवरेज कितने पैसे कमाए हैं, दैट इज योर पर कैपिटा इनकम, ओके। तो ये क्या बोल रहा है, एट कांस्टेंट प्राइसेस फ्रॉम 1951-52 टू 2015-16। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट ग्रोथ रहा है दैट वाज बिटवीन योर 2007 एंड 8। इकोनॉमिक रिसेशन आया था 2008 के बाद में, पूरे वर्ल्ड वाइड देयर वाज अ रिसेशन, बट उससे जस्ट पहले हमारे इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट था वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहा था, ठीक है।
उसके बाद में पूरे वर्ल्ड वाइड देयर वाज अ रिसेशन, और इस टाइम के ऊपर हमारा ग्रोथ रेट अराउंड 7.8% था। इस टाइम पे हमारा ग्रोथ रेट जो था वो अराउंड 7.8% था। इसीलिए क्योंकि हम लोग और कंट्रीज से बेटर परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पर क्राइसिस था, ठीक है, हम लोग बेटर परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए इकोनॉमिक क्राइसिस जो वर्ल्ड वाइड हुआ 2008 के अंदर मेजरली, उसका इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा, बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का हमारे ऊपर नहीं पड़ा, ठीक है। वेयर एज 2010-11 के अंदर इट वॉज अराउंड 6.4 to 6.5, ठीक है, 10-11 के अंदर 6.4 के से 6.5 के अराउंड थी ये, ठीक है। उसके अलावा अब आप बोलोगे कि मैम 2000 क्या बोलते हैं 15-16 के अंदर, सो अगेन सी 2015-16 के अंदर ये और कम हो गया, इट वेंट टू 6.2 ओनली। ये जो रेट था ये बहुत और कम हो गया, 6.2 के ऊपर ही जाकर ये रह गया, ठीक है। 14-15 के अंदर और बुरे हालात हो गए थे हमारे यहाँ पर। क्यों? अब आप सिनेरियो इमेजिन करो, देयर वाज अ कंप्लीटली न्यू रेजिम ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। इंस्टेबिलिटी हो ही जाती है, इतने सालों से एक गवर्नमेंट थी, उसके बाद में आपकी जस्ट देयर इज अ कंप्लीट शिफ्ट इन योर गवर्नमेंट, राइट। इलेक्शंस थे हमारे 2014 के अंदर, तो यहाँ पर जो हमारा रेट था वो कंप्लीटली वो होके 5.8% समथिंग के ऊपर चला गया था। तो हाईएस्ट देखो यहाँ पर किसका है, हाईएस्ट इज योर 2007 and 8, दैट इज 7.8%, ठीक है। सो यहाँ पर कांस्टेंट प्राइसेस लिए हमने, कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब 2011 और 12, राइट। जो हमने कांस्टेंट प्राइसेस लिए यहाँ पर, आपको पता है कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब हम लोगों ने एक बेस ईयर डिसाइड किया हुआ है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्लीट थिंग, ठीक है। हमारा जो कांस्टेंट प्राइस क्या है, वो कांस्टेंट प्राइस हम कौन सा बेस ईयर लेते हैं, 2011 और 12 का, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर भी एक डिबेट है कि 2011-12 को बेस लेना इज इट राइट, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई। अब हम 2000 आज एटलीस्ट इट इज 12 years ahead, राइट, वी आर 12 years ahead फ्रॉम दिस टाइम। तो अब बात चल रही है दैट वी आर गोना रिवाइज आर बेस ईयर, जो हमारा कांस्टेंट प्राइसेस का बेस ईयर होगा उसको रिवाइज करने की बात जो है वो चल रही है। उसको रिवाइज करके इट हैज टू बी फिक्स्ड टू 2022 and 23। क्यों? क्योंकि 22-23 वाज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है। 2019, 20, 21 ये तो बहुत अनस्टेबल थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोरोना का टाइम आ गया था। तो 2022 और 23 वाला जो ईयर है दैट इज टू बी टेकन अंडर कंसिडरेशन। प्रपोज क्या है 2022-23 का, 2022-23 का बेस ईयर लाने का एक प्रपोजल है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। सो दिस वाज योर 2016 का क्वेश्चन। आई होप कि आपके जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, फॉर टुडे सेशन, एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दीज कॉन्सेप्ट्स ओनली ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपको कोई भी डाउट्स क्वेरीज हैं तो आपकी आरएस प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरीज है कि हमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू किसी भी स्टेज से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सो यू कैन एनी टाइम कम एंड विजिट अस एट आवर सेंटर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है आपको, जहां पर जाके आप लोग रजिस्टर कर सकते हो अपने आप के लिए एक फ्री काउंसलिंग सेशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, वी विल बी मीटिंग अगेन इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडीइंग हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।